सोनपुर गांव राजस्थान की सूखती सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था। एक समय यहाँ हरियाली थी, नहरें बहती थीं, खेत लहलहाते थे। पर पिछले 5 सालों से भीषण सूखा पड़ा था। अर्जुन उसी गांव का एक गरीब माली का बेटा था। उसके पास अपने बाप दादों से विरासत में मिला एक छोटा सा बगीचा था। माँ देखो, ये गेंदा और गुलाब कैसे मुरझा रहे हैं। पहले ये इतने खिले खिले रहते थे कि दूर से ही मन प्रसन्न हो जाता था। बेटा, तू परेशान क्यों हो रहा है? प्रकृति का अपना एक चक्र होता है, कभी सूखा होता है, कभी बाढ़, पर हार नहीं माननी चाहिए। माँ, इतनी मेहनत से मैंने ये बगीचा संवारा था। मैंने हर फूल को अपने हाथों से सींचा, हर क्यारी को अपनी उंगलियों से सहलाया। फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक ही गर्मी में सब कुछ मर गया? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने बगीचे में घुटनों के बल बैठ गया और सूखी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। मिट्टी उसकी उंगलियों से छन छन कर गिर रही थी। बेटा रो मत, इन फूलों में पानी डाल दे, थोड़ी देर बाद ये खुद खिल उठेंगे। पर माँ, पानी कहाँ से लाऊं? गांव का कुआं भी सूख रहा है। कल मैंने देखा कुएं में बमुश्किल 2-3 फीट पानी बचा है। तब तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पूरा गांव पानी के लिए तरसेगा। माँ, मैं अभी कुएं पर जाता हूँ, शायद कुछ पानी मिल जाए। अर्जुन एक मटका लेकर गांव के इकलौते कुएं की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि गांव के सारे तालाब सूख चुके थे। पशु पक्षी प्यास से बिलबिला रहे थे। कुएं पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही कई ग्रामीण और मुखिया सूरज सिंह खड़े थे। अर्जुन बेटा, देख रहा है, ये कुआं भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मुखिया जी, ऐसा कैसे हो गया? हमारे बाप दादा कहते थे कि ये कुआं कभी सूखता नहीं था। अब मैं अपनी खेती कैसे करूंगा? मेरे खेतों में दरारें पड़ गई हैं। मेरी सारी फसल सूख गई। क्या हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे? हे भगवान, हमसे क्या पाप हुआ? हम तो सदा नदियों का पूजन करते थे, वृक्षों को जल चढ़ाते थे, फिर आज ये दिन क्यों देखना पड़ा? सुनो सब, मैं कल जिला मुख्यालय जाऊंगा, वहां टैंकर से पानी मंगवाने की व्यवस्था करूंगा। तब तक किसी तरह गुजारा करो। मुखिया जी, टैंकर से पानी कितने दिन चलेगा? हमें कोई स्थायी हल निकालना होगा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, पर अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम काफी उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारा बगीचा भी सूख गया क्या? जी मुखिया जी, मेरे सारे फूल मुरझा गए। अब क्या बताऊं, मेरी जिंदगी ही सूख गई है। अर्जुन बिना पानी लिए ही वहां से चला गया। उसके मन में हजारों सवाल थे। उसने सोचा, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो इस धरती पर जीवन कैसे चलेगा? ये अर्जुन सुबह से घर नहीं लौटा। कहाँ चला गया ये? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आने दो घर, आज अच्छे से खबर लूंगी। सावित्री ने अपना सिर ढका और गांव के बाहर की ओर चल दी। चांदनी रात थी, पर चांद भी धुंधले बादलों में छिपा हुआ था। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके थे, सिर्फ तना सूखा खड़ा था। बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है? बहुत रात हो गई है, चल घर चलते हैं। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना। घर जाऊंगा तो बगीचे को देखकर मन और उदास हो जाएगा। अच्छा ये बता, तू तो पानी लेने गया था ना, फिर यहाँ खाली हाथ क्यों बैठा है? कहाँ से लाऊं पानी माँ? गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख रहा है। और तो और मैं आसपास के 5 गांव घूम आया। पैरों में छाले पड़ गए, पर कहीं भी पानी नहीं मिला। हर जगह सूखा पड़ा है। हे मेरे खाटू श्याम, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हम गरीब लोग फूल बेचकर 2 जून की रोटी खाते थे, पर इस भीषण गर्मी ने हमारी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी। माँ, तू घर जा, बहुत रात हो रही है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बेटा, जब तक तू घर नहीं चलेगा तब तक मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे पूरी रात इस सूखे पेड़ के नीचे बैठना पड़े। माँ की जिद के आगे अर्जुन की एक न चली। वह धीरे धीरे उठा और उसने माँ को थाम लिया। दोनों चांदनी रात में अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए। रास्ते में कहीं दूर गीदड़ रो रहे थे, मानो सूखे की मौत का ढोल बजा रहे हों। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अर्जुन की झोपड़ी की दरारों से अंदर घुसी। अर्जुन उठा।
उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना, शाम तक जरूर लौटूंगा। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? अभी तो सुबह हुई है, पहले चाय पानी तो पी ले। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक हमारी पानी की समस्या खत्म नहीं हो जाती, कोई दूसरा काम ढूंढूं। आखिर घर के खर्चे तो निकालने पड़ेंगे ना। पर बेटा इतनी गर्मी में बाहर काम करना आसान नहीं है, लू लग जाएगी तब। माँ, बगीचे में तो धूप में ही काम करता था, इससे ज्यादा क्या होगा, चलता हूँ। अर्जुन ने अपने सिर पर एक छोटा सा कपड़ा बांधा और गांव के बाहर की सड़क पर निकल गया। उसने सोचा कि शहर में जाकर कहीं मजदूरी मिल सकती है। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त सागर मिला। अरे अर्जुन भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? चेहरा उदास क्यों है? बस सागर सेठ, निकला हूँ काम की तलाश में। भगवान की इच्छा रही तो कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। तुम्हें कहीं और काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो अपने बगीचे के फूल बेचा करते थे ना। तुम्हारे गेंदा तो दूर दूर तक मशहूर थे। अब क्या बताऊं सेठ, इस बेरहम गर्मी और सूखे ने मुझसे मेरी उम्मीद छीन ली। मेरा हरा भरा बगीचा मुरझा गया है। अब जब तक पानी का कोई जुगाड़ नहीं होता, तब तक कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तलाश अब पूरी हुई। सुनो, सेठ हरकिशन जी के गोदाम में मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज से ही काम पर लग सकते हो। नहीं नहीं सेठ, मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया। तो चलो फिर, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। सागर अर्जुन को लेकर सोनापुर से 3 किलोमीटर दूर सेठ हरकिष्ट के विशाल गोदाम में पहुंचा। वहां पहले से ही कई मजदूर अनाज की बोरियां उठा रहे थे। गोदाम के पास एक विशाल बगीचा था जो हरा भरा था। अर्जुन ने हैरानी से देखा, इतने सूखे में भी ये बगीचा कैसे हरा है। अर्जुन, तुम यहाँ बोरियां उठाओगे, आसान काम है। मजदूरी रोज 40 रुपये मिलेगी। बस सेठ, जो भी काम दो मैं करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ नए आदमी को पहले महीने कम मजदूरी मिलती है। यहाँ का यही नियम है। तुम्हें 25 रुपये रोज मिलेंगे। ठीक है सेठ, जैसा आप ठीक समझें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अर्जुन ने आधी मजदूरी में ही काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कुछ न होता तो कम से कम घर के लिए 2 वक्त की रोटी तो आएगी। 1 महीना बीत गया। अर्जुन रोजाना सुबह से शाम तक धूप में बोरियां उठाता, पर उसका मन हमेशा उस हरे भरे बगीचे की ओर खींचता था। एक दिन मजदूरी करते करते वह बगीचे की तरफ देखने लगा। बगीचे में गुलाब, चमेली, गेंदा, रजनीगंधा सब कुछ था। नलों से पानी छिड़का जा रहा था। क्या हुआ भाई, बगीचे को इतने ध्यान से देख रहे हो? वैसे तुम यहाँ नए हो? कुछ नहीं भाई, बस बगीचे की खूबसूरती देख रहा हूँ। पता है, मेरे घर भी एक बगीचा था मतलब अब सिर्फ सूखी मिट्टी है। इतने में बगीचे का माली कालू वहां आया। उसने एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़ा, फिर उसे गुस्से में जमीन पर मसल दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। भाई रुको, तुम इन सुंदर फूलों को क्यों मसल रहे हो? ये किसी की मेहनत की कमाई है। मैं जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। ये बगीचा मेरा है, मैं इसका माली हूँ। पर तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। फूलों को प्यार से खिलाया जाता है, उन्हें गुस्से में मसलकर उनकी खूबसूरती नष्ट नहीं की जाती। अच्छा, तो तू मुझे बागवानी सिखाएगा? तू तो यहाँ एक मजदूर है, मालिक नहीं। एक तो सेठ ने मुझे इस भयंकर लू में माली का काम दे रखा है, ऊपर से तू आकर नसीहतें देता है। मैं नसीहत नहीं दे रहा भाई, पर अगर तुम्हें काम से मन नहीं करता तो सेठ से कहकर मुझे यहाँ लगा दो। मैं इस बगीचे को प्यार से संभालूंगा। तेरी औकात, तू आधी मजदूरी पर काम करता है और तू मुझसे मेरी नौकरी छीनना चाहता है। सपने मत देख। दोनों की बहस बढ़ती गई। इतना शोर हुआ कि दूसरे मजदूर इकट्ठा हो गए। किसी ने सेठ हरकिशन के पास जाकर शिकायत कर दी। अर्जुन भाई, जल्दी चलो, सेठ ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। किसी ने तुम दोनों की शिकायत कर दी है। अर्जुन और कालू दोनों गोदाम के अंदर गए। सेठ हरकिशन अपने ऊंचे कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। क्या बात है, दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे थे? क्या ये तुम्हारा काम है? मेरी कोई गलती नहीं है मालिक। ये सोहम, मतलब
अर्जुन मुझे काम नहीं करने दे रहा था। ये आकर मेरे बगीचे में घुस गया और मुझसे उलझने लगा। सेठ जी, ये माली आपके बगीचे के सुंदर फूलों को मसल रहा था। गुस्से में फूल तोड़कर जमीन पर पटक रहा था। मैंने इसे रोका तो यह मुझसे उलझ गया। ये झूठ बोल रहा है मालिक। मैं आपके यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। आज तक कभी आपने मेरे बारे में ऐसी कोई शिकायत सुनी? ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप मुझे निकालकर इसे माली बना दें, क्योंकि इसे फूलों से बहुत प्यार है। ये खुद बताता है। क्या सच में ऐसा है? तुम मेरे यहाँ मजदूर के रूप में आए और अब माली बनना चाहते हो? नहीं सेठ जी, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। मुझे फूलों से प्यार है, बस इसलिए मैंने उन्हें मसलते देखा तो दुख हुआ। बहुत हुआ। तुम दोनों शांत हो जाओ। अर्जुन, तुम्हें काम पर आए कुछ दिन हुए नहीं कि तुमने लड़ाई शुरू कर दी। तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से इतना सब काम रुका और मेरा समय बर्बाद हुआ। इसलिए तुम्हें आज सिर्फ आधे दिन की मजदूरी मिलेगी। अब सब अपने अपने काम पर लगो। इतना कहकर सेठ हरकिशन चला गया। कालू के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और जोर से हंसा। बता दिया ना मैंने, मुंह लगने का मतलब सीख। मैं हूँ यहाँ का मालिक। कालू अकड़ते हुए बगीचे में चला गया। अर्जुन का सिर झुक गया। उसने अपना माथा ठोका और चुपचाप बोरियां उठाने लगा। उदास मत हो भाई, वो माली ऐसा ही है। हम सब जानते हैं वो कितना बदमाश है, पर सेठ को कौन बताए? हम गरीब मजदूर हैं, हमारी कौन सुनता है? उदास न रहूं तो क्या करूं भाई। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी आज मैं सबके सामने झूठा साबित हो गया। तुम झूठे नहीं हो। यहाँ के सारे मजदूर अच्छे से जानते हैं कि तुमने सही कहा था। वो कालू बड़ा शातिर है, किसी को भी फंसा देता है, इसीलिए कोई उससे मुंह नहीं लगाता। पर देखना, भगवान उसकी असलियत एक न एक दिन जरूर सामने लाएगा। सच्चाई कभी छिपती नहीं, भले देर से सामने आए। अर्जुन शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान और दुख दोनों थे। सावित्री ने देखते ही पहचान लिया कि कुछ तो हुआ है। आ गया बेटा, बैठ आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ रुक जाओ, मुझे पानी नहीं पीना। ये ले आज की मजदूरी। बेटा, ये तो बहुत कम है, रोज से आधे से भी कम। आज क्या हुआ? माँ मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो बदले में बुरा ही होता है। लगता है भगवान ने मुझसे रूठ गए हैं। क्या हुआ बेटा, मुझे सब बता। माँ हूँ तेरी, दर्द बांट लूंगी। माँ मैं आज बिल्कुल बेइज्जत हो गया। वो माली फूल मसल रहा था, मैंने रोका तो उसने मुझे झूठा साबित कर दिया। सेठ के सामने मैं झूठा और धोखेबाज बनकर रह गया। रो मत मेरे बच्चे, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। सच सामने आने में भले देर हो जाए, पर सच सामने आकर ही रहता है। समय बदलता है बेटा, बस सब्र रख। पर माँ कब बदलेगा ये समय? कब मेरा बगीचा फिर से हरा होगा? कब मैं सबको सच दिखा पाऊंगा? सावित्री ने अर्जुन को समझाया। उसने उसे धैर्य रखने का मंत्र दिया। रात में दोनों ने साथ में भोजन किया, सूखी रोटी और नमक से। उसके बाद अर्जुन अपने मुरझाए बगीचे में चला गया। न जाने मेरा ये प्यारा सा बगीचा कब पहले की तरह खिल उठेगा। मेरे खूबसूरत फूल कब अपनी सुंदरता के रंग बिखेरेंगे। कब कोई तितली फिर से इन पर मंडराएगी। अर्जुन ने सूखी मिट्टी को दोनों हाथों में लिया और अपने माथे से लगा लिया। उसने तय किया कि जब तक यह बगीचा हरा नहीं हो जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। कुछ दिनों बाद सेठ हरकिशन की छोटी बहन मीरा शहर से वापस गांव लौटी। मीरा ने शहर में पर्यावरण विज्ञान में NM.SC किया था। वह बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और दूरदर्शी लड़की थी। जब उसने सोनपुर के हालात देखे तो वह स्तब्ध रह गई। भैया, यहाँ तो पूरा गांव सूख रहा है, लोग पानी को तरस रहे हैं, और आपका बगीचा तो सहरा में ओएसिस की तरह हरा भरा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बहन, मैं शहर से टैंकर से पानी मंगवाता हूँ। पैसे हों तो क्या कुछ नहीं मिलता? हर एक चीज खरीदी जा सकती है। पर भैया, ये तो सही नहीं है। आपके टैंकर का पानी आपके बगीचे को तो हरा रखेगा,
पर उससे गांव की धरती के नीचे का पानी और नीचे चला जाएगा। आपको कृत्रिम सिंचाई छोड़कर प्राकृतिक जल संचयन के तरीके अपनाने चाहिए। तू बस अपनी किताबों की बातें कर, यहाँ व्यापार चलता है, पर्यावरण नहीं। पर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि गोदाम का कोई सही हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा। उसने अपने भाई से कहा कि वह सारी जिम्मेदारी उसे दे दे। सेठ हरकिशन ने उसे कारोबार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। सुनो सब, अब से यहां मैं देखभाल करूंगी, कोई अनियमितता नहीं चलेगी, हर चीज का लेखा जोखा रखा जाएगा। मीरा ने पहले काम के तौर पर पूरे साल का हिसाब किताब मांगा। अर्जुन हिसाब की किताबें लेकर उसके पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन मालकिन। तुम नए लग रहे हो, पहले क्या करते थे? बस उतना ही मालकिन जितना एक गरीब माली जान सकता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम को भैया के साथ आऊंगी। तब तक सब मजदूरों को इकट्ठा रखना। शाम को मीरा ने सेठ हरकिशन के साथ गोदाम का दौरा किया। उसने सभी मजदूरों और माली कालू को बुलाया। कालू आया तो उसकी चाल में अकड़ थी, मानो उसे कुछ होने वाला नहीं है। भैया, आज मैंने पिछले 3 सालों का हिसाब गौर से देखा। हर साल बगीचे के फूलों से लाखों रुपए का मुनाफा हुआ है, पर खाते में क्यों बहुत कम पैसे आए हैं? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, फूलों की बिक्री से 5 लाख का मुनाफा दर्शाया गया है, पर खाते में सिर्फ 2.5 लाख जमा हुए हैं। बाकी के 2.5 लाख कहाँ गए? माली जी, आप बताइए, आप ही तो बगीचे के सारे फूलों के लेन देन संभालते हैं। मैं मालकिन, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बस माली हूँ। हिसाब तो सेठ के लेखे जोखे वाले संभालते हैं। झूठ मत बोलो, मैंने हर एक बिक्री का रिकॉर्ड चेक किया है। फूल शहर भेजे गए, रकमें आई, पर आधी रकम का कोई हिसाब नहीं। और ये सब तुम्हारी देखरेख में हुआ, क्योंकि तुम ही हो जो बगीचे से लेकर बिक्री तक सब कुछ हैंडल करते हो। नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। पर मैं अकेला नहीं था, सेठ के कुछ पुराने कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। तू यहाँ लाखों चुरा रहा था और मुझे गुलाम बनाकर रखा था। आज से तू यहाँ काम नहीं कर सकता। निकल जा यहाँ से, पुलिस में शिकायत करूंगा तुझ पर। सेठ, मुझे माफ कर दो, मैं सब पैसे लौटा दूंगा। बहुत हुआ, तुम आज ही यहाँ से निकलो, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। सबके सामने कालू को बेदखल कर दिया गया। सच सामने आ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब सबको पता चल गया था कि उसने झूठ नहीं बोला था। देखा भाई, भगवान ने आज तेरी सच्चाई को जीता दिया। तू सच्चा था, बस तेरा सामने आने में देर लगी। तुम वही हो ना जिसने कालू से कहा था कि फूलों को मत मसलो? जी मालकिन, पर तब तो सबने मुझे झूठा ठहरा दिया था। अब सामने आ गया ना सच। भैया, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन को बगीचे का माली बनाया जाए, क्योंकि इसे फूलों से सच्चा लगाव है। ठीक है, आज से अर्जुन बगीचे की देखभाल करेगा। शुक्रिया सेठ जी, शुक्रिया मालकिन, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। अर्जुन ने बगीचे की जिम्मेदारी संभाली। उसने देखा कि बगीचे में तमाम ऐसे फूल हैं जो मुरझा रहे थे, क्योंकि कालू ने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की थी। अर्जुन ने रात दिन एक कर दिया। उसने सड़ी गली जड़ों को हटाया, खाद डाली, सही समय पर पानी देना शुरू किया। गुलाब को सुबह की धूप चाहिए, गेंदा को शाम का पानी, चमेली को छाया और रजनीगंधा को रात की ठंडक, ये सब मैं दुरुस्त कर दूंगा। कुछ ही हफ्तों में बगीचे का रूप बदल गया। फिर से फूल खिलने लगे। लाल गुलाब, पीला गेंदा, सफेद चमेली, बैंगनी नीलोफर। बगीचा देखते ही बनता था। मीरा अक्सर बगीचे में आती और अर्जुन से फूलों के बारे में बातें करती। अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ दिनों में पूरा बगीचा बदल दिया। ये देखो, गुलाब इतने लाल कभी नहीं थे। मालकिन, मिट्टी का काम है। अगर तुम मिट्टी को प्यार दोगी तो वह तुम्हें फूल देगी। अगर उसे नफरत दोगी
तो वह तुम्हें कांटे देगी। तुम सिर्फ माली नहीं हो अर्जुन, तुम एक दार्शनिक हो। नहीं मालकिन, मैं बस एक गरीब माली हूँ जिसे अपने फूलों से प्यार है। दिन बीतते गए। अर्जुन और मीरा के बीच धीरे धीरे एक गहरा संबंध बन गया। वे साथ में बैठकर बगीचे की देखभाल के नए तरीकों पर बात करते। मीरा ने अर्जुन को जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक खाद्य के बारे में सिखाया। अर्जुन ने उसे पारंपरिक बागवानी और देसी बीजों के बारे में बताया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और बगीचा सुनहरे रंग में नहा रहा था, मीरा अर्जुन के पास आई। उसके हाथ में गुलाब का एक फूल था। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं कह सकती हूँ? जी मालकिन, जो आप कहना चाहें कह सकती हैं। मुझसे कोई भूल हुई हो तो बता दीजिए। तुम हमेशा डरते क्यों हो? मैं तुमसे डांटने नहीं आई। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं अर्जुन, सिर्फ एक माली के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। आप सेठ की बहन हैं, मैं एक मजदूर। हम दोनों, हमारे बीच तो जमीन आसमान का अंतर है। मुझे इन अंतरों से कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, तुम्हें फूलों से प्यार है, तुम्हें मिट्टी से प्यार है। मुझे और क्या चाहिए? पर मालकिन, गांव वाले क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? आपके भैया क्या कहेंगे? मैं वो सब नहीं दे सकता जो आपके लायक है। मैं कहती हूँ कि तुम मेरे लायक हो, बस इतना बता दो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी नहीं, उसने बस अपनी आंखों से जवाब दे दिया। उसकी आंखों में मीरा के लिए अपार प्रेम था, पर उसके दिल में डर भी था। तुम्हारी चुप्पी ही काफी है। मैं आज भैया से बात करूंगी, हम शादी करेंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी कभी नहीं मानेंगे। आपका अपमान होगा। मुझे गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा वहां से चली गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने रात भर नींद नहीं ली। वह सोचता रहा, एक तरफ उसका प्रेम, दूसरी तरफ समाज का डर। अगली सुबह मीरा ने सेठ हरकिशन के सामने अपना दिल खोलकर बात रखी। सेठ हरकिशन को जैसे सांप सूंघ गया। क्या तू उस मजदूर से शादी करेगी? वो मेरे गोदाम में काम करता है, वो एक माली है। उसके पास न घर है, न गाड़ी, न नाम है, न पैसा। तूने शहर में पढ़ाई की, तुझे बड़े बड़े लड़के चाहिए, मजदूर नहीं। भैया, आप पैसा देख रहे हैं, मैं इंसान देख रही हूं। उसके पास पैसा नहीं, पर उसके पास सच्चाई है, मेहनत है, प्यार है। मुझे और क्या चाहिए? मैं तुझसे नहीं कह रहा, उस अर्जुन को बुला, उससे बात करता हूं। अर्जुन बुलाया गया। वह कांपते हुए अंदर दाखिल हुआ। बड़ा समझदार बन रहा है तू, मेरी बहन को बहला रहा है। सेठ जी, मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस मालकिन पर गुस्सा मत कीजिए। भैया, उसे कुछ मत बोलो। मैंने उससे कहा है, अगर आप उसे यहाँ से निकालेंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, सुनो दोनों, मैं एक शर्त रखता हूं। अर्जुन, तू अपना बगीचा देखा कर। तेरा बगीचा सूख गया है ना? मैं चाहता हूं कि तू उसे फिर से हरा करे, खुद की मेहनत से, बिना किसी की मदद के। अगर तू ऐसा कर पाएगा तो मैं मीरा का हाथ तुझ में दे दूंगा, नहीं तो ये बात हमेशा के लिए बंद कर दो। पर सेठ जी, मेरा बगीचा तो पूरी तरह मर चुका है। वहाँ पानी भी नहीं है, कुआं भी सूखा है। ये कैसे संभव है? तेरी मेहनत, देखते हैं तुझ में कितना दम है। अगर तू ये नहीं कर सकता तो मेरी बहन के लायक नहीं है। भैया, ये तो नामुमकिन है। इतने सूखे में बगीचा कैसे हरा होगा? अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपने गांव सोनपुर लौट आया। उसने अपने सूखे बगीचे में जाकर घुटने टेक दिए। उसके चारों ओर सिर्फ सूखी मिट्टी और मुरझाई जड़ें थीं। तेरे पास कुछ नहीं है अर्जुन, न पैसा, न मशीन, न बोरिंग, पर तेरे पास हाथ है और दिल है। चल, कुछ करके दिखाते हैं। अर्जुन ने पहले गांव के सूखे कुएं का निरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि कुएं की दीवारों में नमी थी, कहीं न कहीं नीचे पानी जरूर है। उसने फावड़ा उठाया
और कुएं को गहरा खोदना शुरू कर दिया। दिन रात एक कर दिया। गांव वाले तमाशा देखने लगे। कुछ ने तो मजाक उड़ाया, तुम लोग तमाशा देखो, मैं पानी निकालूंगा। मिट्टी कभी प्यासी नहीं मरती, उसके भीतर आस्था होती है। 15वें दिन जब अर्जुन कुएं की दीवार में फावड़ा मार रहा था तो अचानक एक चट्टान टूटी और उसमें से पानी की पतली धार निकली। अर्जुन चिल्लाया। पानी आ गया, देखो पानी आ गया। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पानी धीरे धीरे कुएं में भरने लगा। पहले सिर्फ 4 इंच, फिर 1 फुट, फिर 2 फुट। कुएं का पानी मीठा था। अर्जुन बेटा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सोनपुर में फिर से पानी ला दिया। यही तो मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच सामने आता है और मेहनत रंग लाती है।